डोनाल्ड ट्रंप सुधर जाए और किसी की बात मान लें, ऐसा कैसे हो सकता है। भारत को लेकर ट्रंप ने अगेन एक स्टेटमेंट पास किया है। उसके बाद भारत के ट्रेडर्स ने टर्की के सामान को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ ही कनाडा से एक गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है और बांग्लादेश को भारत ने थोड़ा सा सुनाने का काम किया है। कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम इसी एक वीडियो में कवर करेंगे, इसके इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि कैसे बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथी पॉलिटिकल पार्टीज और स्टूडेंट लीडर्स के कहने के ऊपर शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग के ऊपर बैन लगा दिया था। इंटरिम गवर्नमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश ने भी अब इस बैन को रिव्यू किया है और अब न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने भी अवामी लीग के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया है और पार्टी को फ्यूचर में सभी इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया है। अभी जो शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग को बैन करने का पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसको लेकर भारत की सरकार ने भी एक स्टेटमेंट रिलीज करके इसके ऊपर कमेंट किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश में बिना किसी प्रोसेस और रूल रेगुलेशंस के अवामी लीग पार्टी को बैन करने का ये जो फैसला किया गया है, ये भारत के लिए चिंता का विषय है। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक फ्रीडम यानी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के पूरी तरह से सीमित होने और पॉलिटिकल स्पेस सीमित होने के ऊपर भारत को गहरी चिंता है। हम बांग्लादेश के अंदर जल्द से जल्द फ्री, फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शंस करवाए जाने का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। यानी भारत की सरकार ने भी साफ कह दिया है कि ये जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस एक के बाद एक फैसले कर रहा है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है। ये बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट चला रहा है, इसलिए बांग्लादेश में जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाएं और लोगों द्वारा चुना हुआ एक लीडर या फिर सरकार आकर वहां पर फैसले करे, ना कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस पोजीशन के ऊपर प्लांट किया गया हो। सेकंड न्यूज निकल कर आ रही है कनाडा से। दरअसल कनाडा में रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे एंड अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स की अनाउंसमेंट कर दी है और इसमें खास बात यह है कि कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर मार्क कार्ने ने भारतीय मूल की अनीता आनंद को चुना है, जिनके माता पिता भारत से कनाडा गए थे। कनाडा की विदेश मंत्री अब भारतीय मूल की हिंदू एमपी अनीता आनंद बन गई हैं और पिछले कल उन्होंने भगवत गीता के ऊपर हाथ रखकर शपथ भी ली है। आपको याद होगा जस्टिन ट्रूडो के समय हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर और खालिस्तानी एलिमेंट्स को सपोर्ट करने के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच काफी खराब रिश्ते हो गए थे। माना जा रहा है कि नए कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने अनीता आनंद को विदेश मंत्री इसलिए बनाया है ताकि भारत के साथ रिश्तों को सुधारने में मदद मिले और भारत के साथ रिश्ते ऑन ट्रैक आ जाएं। इसके साथ ही जस्टिन ट्रूडो के समय भारत और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर कई सारी नेगोशिएशंस पूरी तरह से रोक दी गई थी और अब नई कनेडियन गवर्नमेंट उन सभी ट्रेड टॉक्स को दोबारा से स्टार्ट करना चाहती है। वैसे अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा कि जो कनाडा की नई विदेश मंत्री अनीता आनंद है, ये भारत को लेकर क्या रिस्पॉन्स देती हैं, या फिर वो भी पिछले फॉरेन मिनिस्टर्स की तरह भारत के ऊपर बेसलेस आरोप लगाती रहेंगी। नो डाउट कि ये कनाडा की तरफ से काफी अच्छा सिग्नल है, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि हम पहले भी कई बार देख चुके हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इंडियन ओरिजिन के मिनिस्टर्स होने का भारत को कभी भी बेनिफिट नहीं मिला है। उल्टा ये लोग सामने वाले देश की तरफ ज्यादा वफादारी दिखाने के चक्कर में भारत के ऊपर और एग्रेसिव हो जाते हैं। इसलिए देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अनीता आनंद कनाडा के विदेश मंत्री के तौर के ऊपर भारत के साथ कैसे डील करती हैं। वरना हमारे पास जयशंकर सर तो हैं ही, वही इसको देख लेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि मालदीव्स की सरकार और कट्टर प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मदद मांगने के लिए एक बार फिर से भारत का दरवाजा खटखटाया था। मालदीव्स की सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन इस समय काफी नाजुक चल रही है, जिसके चलते मालदीव्स की सरकार भारत को लोन की रीपेमेंट बिल्कुल नहीं कर पा रही है। मालदीव्स को साल 2019 में भारत को $50 मिलियन के लोन की रीपेमेंट करनी थी, लेकिन साल 2019 से ही मालदीव्स की सरकार भारत से लगातार रिक्वेस्ट कर रही है कि ये $50 मिलियन पे करने के लिए उनको 1 साल और का समय दिया जाए। साल 2019 से ही एक साल एक्सटेंड करते हुए अब साल 2025 आ गया है एंड इस बार भी मालदीव्स की सरकार ने भारत की सरकार से $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स को रोल ओवर करने की रिक्वेस्ट की थी और न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने एक बार फिर मालदीव्स को बहुत ही बड़ी राहत देते हुए $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल को एक और साल के लिए रोल ओवर कर दिया है एंड अब मालदीव्स की सरकार को 2026 तक का समय दे दिया गया है। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि साल 2019 से हम ये $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स लगातार रोल ओवर तो कर रहे हैं, लेकिन एक साल रोल ओवर करने के साथ साथ भारत इनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है। यानी ये रोल ओवर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है बिना किसी इंटरेस्ट के। साल 2019 में भी यही $50 मिलियन थे और आज 6 साल के बाद भी ये अमाउंट $50 मिलियन ही है, क्योंकि भारत की सरकार एक्स्ट्रा साल टाइम देने के साथ 0% इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, वरना ये अमाउंट पेनल्टी के साथ न जाने कहां तक पहुंच जाता। अब $50 मिलियन भारत के लिए तो आम बात है। भारत की करेंसी में अगर $50 मिलियन को कन्वर्ट करें तो ये 425 करोड़ रुपए बनते हैं, लेकिन ये अमाउंट मालदीव्स की सरकार के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट है, क्योंकि मालदीव्स की टोटल जीडीपी 6 से 7 बिलियन डॉलर्स की है, मगर उसके ऊपर डेट
जीडीपी से भी काफी ज्यादा 9.6 बिलियन डॉलर्स है। जीडीपी का ऑलमोस्ट 134%। इसलिए मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिर्जू को एक एक डॉलर सोच समझकर खर्च करना पड़ रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की और भारत को लेकर। रिसेंटली पाकिस्तान ने जो भारत के ऊपर अटैक्स किए थे उसमें पाकिस्तान की सेना ने मेजरली टर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने से पहले टर्की ने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और नेवल शिप्स को अचानक से पाकिस्तान भेजा, जो दिखाता है कि पाकिस्तान को टर्की से सब्सटैंशियल मदद मिली है। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी भारत टर्की की मदद करते आया है। भूकंप के समय भारत ने टर्की की मदद की थी और सामने से टर्की भारत के जम्मू कश्मीर के ऊपर उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स पास करके पाकिस्तान का ही साथ देता है। लेकिन अब इस बार पानी सर से ऊपर चल गया है और भारत के आम लोगों में टर्की के खिलाफ नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ गई है। आम लोग तो टर्की की फ्लाइट्स और टर्की जाने का प्लान ड्रॉप कर ही रहे हैं, लेकिन अब भारत के ट्रेडर्स ने भी टर्की को बॉयकॉट करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल टर्की भारत में इंपोर्टेड एप्पल्स का सबसे बड़ा सप्लायर था। ऑलमोस्ट 32% इंपोर्टेड एप्पल्स टर्की से आते थे और हजारों करोड़ों रुपीस टर्की भारत से सालाना कमाता है। लेकिन अब भारत के एप्पल ट्रेडर्स ने टर्की को नए ऑर्डर्स प्लेस करना बंद कर दिया है। महाराष्ट्र के पुणे से न्यूज निकल कर आ रही है कि अब भारत के ट्रेडर्स टर्की की जगह ईरान को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। पुणे महाराष्ट्र से टर्की के एप्पल्स को सीजन के ऊपर 1200 से 1500 करोड़ रुपीस का बिजनेस मिलता था, लेकिन अब ये अचानक से जीरो हो गया है। जो शिपमेंट्स पहले आ गई हैं वो बिकने के बाद अब टर्की से नया माल बिल्कुल नहीं मंगाया जा रहा है। ट्रेडर्स का कहना है कि उनके लिए ये फाइनेंशियल से ज्यादा इमोशनल डिसीजन है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टर्की का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर का क्रेडिट लेते हुए एक नई स्टेटमेंट दी है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कल सऊदी अरब पहुंचे थे और वहां पर दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीजफायर को मेंशन करते हुए एक नई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कुछ दिन पहले मेरी सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हुई हिंसा को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच एक हिस्टोरिक सीजफायर ब्रोक किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो सीजफायर एग्रीमेंट हुआ है ये ब्रोक करने के लिए मैंने ट्रेड का इस्तेमाल किया। मैंने दोनों देशों से कहा कि चलो आपस में डील करते हैं, आपस में थोड़ी सी ट्रेडिंग करते हैं। न्यूक्लियर मिसाइल्स ट्रेड करने की जगह उन चीजों को आपस में ट्रेड करते हैं जो आप दोनों बहुत ही अच्छे तरह से बनाते हो। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पास बहुत ही पावरफुल लीडर्स हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, स्मार्ट लीडर्स हैं और सब कुछ रुक गया। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही बढ़ता रहता तो लाखों लोग मर सकते थे, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट पहले छोटा सा था और दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में बोली हैं, जहां पर वो बायलैटरल विजिट के ऊपर गए थे। यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी तारीफ खुद ही करते हुए ये सब कह रहे थे। अब ये कोई तीसरी या फिर चौथी बार है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इतने बड़े स्टेज के ऊपर भारत पाकिस्तान के सीजफायर का क्रेडिट लेते हुए कोई स्टेटमेंट दी हो, और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ तक कभी नहीं रुकने वाले हैं। जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी है वो इस चीज को और भी आगे ब्रैग करेंगे और कई सारे देशों में जाकर इस तरह की स्टेटमेंट देंगे। ऐसे में भी ये सवाल बार बार उठेगा कि क्या अमेरिका के कहने के ऊपर इतना जल्दी सीजफायर करना, क्या ये भारत सरकार का सही स्टेप था? वैसे आपके अकॉर्डिंग ये सीजफायर जल्दी हुआ है या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।